तो देखिए, डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में जब भी आप ट्रेस आउट करेंगे तो एक तो डेफिनेटली यू हैव टू फोकस ऑन द इलेक्शन कमीशन। अब इसमें आपको क्या पॉइंट्स लिखना है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सेकेंडली, यू हैव टू फोकस ऑन द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज अंटिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट openly backs this initiative of decriminalizing the politics of India, election commission will find itself helpless, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे किस तरीके से एलिविएट की है सिचुएशन को, कैसे हेल्प किया है इलेक्शन कमीशन को टू फर्दर डिराइव इट्स पावर फ्रॉम दी आर्टिकल 324, वो भी आपको समझना जरूरी है, along with certain key judgments to Supreme Court which have given certain additional powers to the इलेक्शन कमीशन ऑफ आवर कंट्री। तो पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बातें कर लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट इलेक्शन कमीशन एंड हाउ इलेक्शन कमीशन कैन फर्दर बी रिफॉर्म्ड इन द सेम लाइट। और इस टॉपिक को डेफिनेटली आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या इसके ऊपर जब भी आप बोल रहे हो या लिख रहे हो तो ट्राई नॉट टू फॉरगेट अ सिंपल फैक्ट ऑफ द एडीआर, दैट इज how much criminalization of the politics in India is being taking place after each and every parliamentary elections. तो 2009 में जो नंबर ऑफ क्रिमिनल एमपीज थे who got or criminal candidates who got elected to the parliament were around 24%. So in 2009 our parliament had 24% MPs having criminal charges against them. Then in 2014 this figure rose up to 34% and in 2019 this went up to 43%. तो ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं फैक्ट, और ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूं, आई थिंक दैट ये फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट वो आपके थॉट प्रोसेस में फॉर्म हो जाते हैं। ओके, आफ्टर दैट आप सुप्रीम कोर्ट को ट्रेस करेंगे फ्रॉम 2001 जजमेंट। इसके अलावा कुछ एग्जांपल अगर कोट करना है कि हाउ पर्टिकुलर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन आल्सो ब्रिंग लाइफ टू द इलेक्शन कमीशन, तो टीएन शेषन ने क्या रोल प्ले किया था उसको कोट कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द सुप्रीम कोर्ट 2001 जजमेंट, 2001 में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एडीआर का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा था that the residual powers rest with the Election Commission of India, and Election Commission of India can draw vast or immense powers from the Article 324 which directs the Election Commission to supervise, direct and control elections in India so as to ensure free and fair election process. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बोल दिया था दैट व्हाटएवर इज नॉट मेंशन्ड अंडर द पावर्स, अंडर द regulations which give power to the election commission through article 24 is independent enough to assume the power that it has got from the article 324. तो इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया रेसिडुअल पावर्स। सो ऑल द रेसिडुअल पावर्स अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 2001 reiterated in 2019 rest with the election commission under article 324। और 324 के आर्टिकल के कुछ शब्दों पे अगर आप ध्यान देंगे जो मैंने तीन वर्ड्स अभी यूज करे, दैट इज टू सुपरवाइज द इलेक्शन, सेकेंड टू डायरेक्ट द इलेक्शन एंड टू कंट्रोल द इलेक्शन। ये तीनों काफी पावरफुल वर्ड्स हैं जो क्लियरली बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास कितनी इमेंस पावर्स ऑलरेडी हैं। देन केम द इंपॉर्टेंट जजमेंट ऑफ 2013, दैट इज द लिली थॉमस केस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया एंड इट सेड दैट ऑल द कन्विक्टेड एमपीज और एमएलएज, that is the elected representatives, if the conviction is for the offense attracting punishment of more than 2 years, then they immediately stand to be disqualified। वो immediate disqualification उनका हो जाएगा अगर उनका इम्प्रिजनमेंट हुआ है, उनका कन्विक्शन हुआ है एक ऐसे ऑफेंस में जहां पे पनिशमेंट मिनिमम 2 साल या उससे ज्यादा की है। तो एंड द टाइम व्हेन दे कंप्लीट देयर इम्प्रिजनमेंट, जब वो अपनी इम्प्रिजनमेंट पूरी करके वापस आएंगे, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स दे स्टिल विल रिमेन सस्पेंडेड फॉर द नेक्स्ट 6 years, दैट इज दे कैन नॉट contest elections for the next remaining period of 6 years। तो अगर कोई एमपी या एमएलए कन्विक्ट होता है इन अ केस जहां पे 2 साल की पनिशमेंट है, वो 2 साल की पनिशमेंट पूरी करके वापस आता है या आती है, उसके बाद वो 6 साल और इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, राइट। दिस वाज द डिसीजन ऑफ द 2013 सुप्रीम कोर्ट लिली थॉमस केस। देन यू कैन कम ऑन टू द
2017 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जहां पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप सम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स स्पेसिफिकली टू डील with the criminal charges against the elected representatives of our country and to expedite such cases, right? 2018 में एक और important decision दिया, sorry 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और important decision दिया when it said that all the criminal antecedents of the candidates who basically are fighting the elections needs to be reported by the websites, through the websites of the concerned political parties. तो जैसे एक रूलिंग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो वो जितने भी कैंडिडेट्स फील्ड करती है उन सारे कैंडिडेट्स के क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स दैट इज क्रिमिनल हिस्ट्री वो पब्लिसाइज करेगी अपनी वेबसाइट पे एंड लोकल न्यूज़पेपर मीडिया हाउसेस विल definitely give it wide publicity so that the people's right to know before electing a particular candidate is upheld, right? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो आप डेफिनेटली यूज करेंगे whenever a question comes, whether it is that what the role Supreme Court has played or how the election commission can further play a role or what measures have been taken so far. तो ये सारी चीजों में आप सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट्स का डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं इलेक्शन कमीशन पे। तो इलेक्शन कमीशन के रिस्पेक्ट में देखिए, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे हमने एक वीडियो बनाया था जहां पे जितने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म जरूरी हैं वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम। अभी भी आप ऐप में फ्री मटेरियल में जाके ऊपर अगर सर्च करेंगे प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए जो डीक्रिमिनलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक इलेक्शन कमीशन अ मोर पावरफुल बॉडी। वो कैसे बनाएंगे आप? बाय मेकिंग इट इंडिपेंडेंट, दैट इज उसका एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट हो। अभी इसके पास इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। द ऑफिशियल्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, दैट इज अपार्ट फ्रॉम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, the rest of the staff is basically given to it by the central government. It has not the power to directly recruit its own staff and decide their salary or emoluments. तो जब एग्जीक्यूटिव ही कंट्रोल कर रही है पूरे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस को, उसके सेक्रेटेरिएट को, उसके फंड्स, उसके फाइनेंसेस को, तो आप कैसे ये बात इमेजिन कर सकते हैं दैट, और ये आप कैसे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि ये बॉडी impartial rahegi basically, right? So you need to provide election commission its own independent secretariat with the power to recruit its own staff and decide for its own finances, expenditure की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। Then you need to talk about the parity which should be brought in between the CEC and ECs. तो CEC के पास रिमूवल के रिस्पेक्ट में पैरिटी है, सिक्योरिटी है, that is CEC can be removed as per the removal procedure of the judge of the Supreme Court or the High Court, but this security is not given to the election commissioners. So here you need to talk about the parity between chief election commissioner and the election commissioners, because अगर इनका removal process बहुत ही easy होगा तो definitely they become the easy targets and they become vulnerable to the political directives, right? फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे बात कर सकते हैं ऑफ द रूल मेकिंग पावर अंडर द आरपीए एक्ट। तो आरपीए एक्ट में अभी भी रूल मेकिंग पावर जो है इट रेस्ट विद द पार्लियामेंट एंड विद द एग्जीक्यूटिव एट लार्ज, but it's not with the election commission. And during the elections there are many situations on the ground wherein EC feels helpless because it is unable then to make certain rules, to make or to amend the RPA अकॉर्डिंग टू द कंटेम्पररी सिचुएशन। तो वहां पे वो बार बार रिक्वेस्ट करता है गवर्नमेंट को कि आप ये रूल प्लीज लेके आ जाओ, लाइक जैसे आपको ब्राइबरी को इंक्लूड करना चाहिए अंडर द करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, राइट? तो ये सारी जो चीजें हैं वो ईसी खुद ही कर सके, और अगर वो खुद कर सकेगा, अगर आप उसको एम्पावर करोगे थ्रू द रूल मेकिंग अथॉरिटी बाय गिविंग इट द रूल मेकिंग पावर्स, so it will become more efficient and a timely action can be taken, or you can say a timely intervention then can be expected from the election commissioner or the election commission basically, right? फिर इसके बाद आप यहाँ पे बात कर सकते हैं
ये मैं बात कर रहा हूँ कि क्या चेंजेस हमें करने हैं। तो एक सेक्शन होता है आरपीए का, सेक्शन 125, अंडर विच बेसिकली एन एफिडेविट इज साइंड, और वो एफिडेविट पब्लिश किया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन। तो उस एफिडेविट में कुछ डिटेल्स मेंशन होती हैं, ये फॉर्म 26 कहलाता है। तो यहाँ पे जो डिटेल्स होती हैं, दोज आर अगेन क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, assets and liabilities, and the education level of a particular candidate who is basically trying to contest an election. Now there are cases of filing false affidavits. तो जब false affidavit साइन होता है तो उसके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन कोई खास एक्शन नहीं ले पाता है। The provision is कि अगर it is proven in the court that the false affidavit was filed by a particular candidate, so the maximum imprisonment which is defined under the law, that is under the RPA Act, is of 6 months or fine or both. So usually you find no action to be taken, and in case if the case goes to the Supreme Court, then you will find that the fine has been slapped against that candidate. But you need to understand the larger picture out here, the bigger picture, which is a candidate which should basically surface his or her original and genuine details, because only after looking that information the voter will be in a better position to cast his or her own vote. लेकिन अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करी है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगर आप जीतते हो, तो बेसिकली योर होल सक्सेस, योर होल फाइट आउट हियर इज रेस्टिंग ऑन अ फॉल्स नरेटिव, यू कैन से, राइट। तो एक फॉल्स नरेटिव पे आपने एक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करा और जीते, तो यहाँ पे क्लियरली वॉयलेशन है ऑफ आर्टिकल 19, दैट इज राइट टू नो ऑफ द सिटीजन्स। और इसीलिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने प्रपोज करा है कि फॉर्म 26, दैट इज अगर कोई फॉल्स एफिडेविट सबमिट करता है तो उस केस में आप करप्ट प्रैक्टिसेस में उसको काउंट करें, एंड द इलेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल शुड बी नलिफाइड एंड देन एक्शन शुड बी टेकन। तो ये जो फाइन का यहाँ पे प्रोविजन है, इसको आप एलिमिनेट कर दो। अगर फॉल्स एफिडेविट है तो वो करप्ट प्रैक्टिस में काउंट होगा, उसका इलेक्शन नलिफाइड हो जाएगा। और अगर वो जीत चुका है, बाद में ये चीज सामने आती है, सरफेस होती है, तो दैट पर्सन शुड स्टैंड टू बी डिस्क्वालिफाइड, and then the charges should be leveled against that person, and there should be only a single provision of 6 months imprisonment. तो फॉल्स एफिडेविट हम यहाँ से डिस्करेज कर सकते हैं इस तरीके से, एंड वी कैन एंश्योर दैट द पीपल गेट राइट इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट whom they are planning to vote basically in the elections to come. ओके, इसके अलावा यहाँ पे कुछ और सजेशंस हैं फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक कि द कैंडिडेट्स अगेंस्ट whom heinous allegation or allegations of heinous offenses are leveled, they should automatically be barred from contesting the elections. एक और यहाँ पे प्रपोजल है कि जहां पे चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कैंडिडेट एंड द चार्जेस आर सच which attract imprisonment of minimum 5 years, such candidates should also be automatically barred from contesting the elections. तो ये कुछ certain यहाँ पे recommendations हैं जो आप again include कर सकते हैं, which definitely will help to decriminalize the politics of our country, right? तो ये कुछ crucial points थे। इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं अगर आप बात करना चाहें, लाइक आप यहाँ पे फंडिंग की बात कर सकते हैं, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को आप यहाँ पे दिनेश गोस्वामी रिपोर्ट को लेके आ सकते हैं। देन हियर यू कैन आल्सो टॉक अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एंड रैशनलाइजेशन ऑफ द सेम, बिकॉज इफ ब्लैक मनी इज बीइंग यूज्ड टू contest the election, then obviously you cannot expect a genuine person fighting the election through और यूजिंग दैट ब्लैक मनी। तो इस तरीके से आप चाहें तो लिंक कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को विद द डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, बट दीज पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड आर द डायरेक्ट पॉइंट्स हिटिंग द बुल्स आई आउट हियर, राइट?